Hello students, today we are covering our next topic, that is cell injury. So let's start. Now before starting the cell injury, I would like to give you a brief introduction about the homeostasis. तो homeostasis क्या होता है? Homeostasis is a mechanism of the body which is able to adjust to different type of stimuli. मतलब different type के triggers और stimuli ये इन्वायरमेंटल चेंजेस को कैसे हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है और कैसे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, उस चीज को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस एंड एडाप्टेशन। नॉर्मल होम्योस्टैसिस में क्या है? इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक एंड कांस्टेंट स्ट्रक्चर। मतलब क्या है? कोई भी स्टिमुलाई या ट्रिगर या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हुआ तो उससे क्या है, हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देती है। उस चीज को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। वही एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन में क्या है, कोई भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई आया तो उसमें क्या है, एक ऑल्टर्ड स्टेडी स्टेट ले लेता है हमारी सेल या बॉडी, सो दैट दे कैन इजीली अटेन इन दैट इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में परसिस्ट कर सके एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेलुलर एडेप्टेशन में आपके आते हैं एट्रोफी जैसे डिक्रीज इन सेल साइज, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन सेल साइज, हाइपरप्लेसिया इंक्रीज इन सेल नंबर, मेटाप्लेसिया चेंज इन सेल टाइप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें ठंड के दिनों में हम शिवर करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, तो वो एक टाइप का चेंज है जो क्या है, स्टिमुलाई हमारा क्या रहा है इसमें ट्रिगर, कोल्ड। जब एनवायरनमेंट हमारी कोल्ड हो गई तो हमारी बॉडी में एक चेंजेस आए जिसने क्या है, शिवरिंग शुरू करी। शिवरिंग की वजह से क्या है, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हुई और हम एडजस्ट हो गए। उसी तरीके से समर के दिनों में हमारी बॉडी स्वेट आउट करने लगती है जिससे कि हम कूल डाउन हो जाएं, हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करे। तो ये सारे हमारे नॉर्मल एडाप्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी के। अब बात करते हैं सेल इंजरी की। तो सेल इंजरी क्या है? तो सेल इंजरी इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द सेल इज नॉट एबल टू परसिस्ट। मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं डिफरेंट टाइप के जब हम कोई ट्रिगर या स्टिमुलाई के थ्रू हमारी बॉडी आती है। तो इंजरी क्या है? जब हमारी बॉडी एक टाइप के एडाप्टेशन को इंक्रीज कर जाती है या हमारी बॉडी उस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाती है, कोई ऐसा स्ट्रेस या स्टिमुलाई ऐसा आ जाता है जो उसके ऊपर एडजस्ट नहीं कर पा रही बॉडी, तब हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, सेल इंजरी। और जो सेल इंजरी है वो आगे जाके डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इवेंचुअली क्या है, सेल इंजरी में रिजल्ट इन डिजीज। इसमें दो टाइप की सेल इंजरीज होती हैं हमारी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल टाइप में क्या है, वह जब हमारा सेल क्या है, एडाप्टिव एबिलिटी खो देता है अपने नॉर्मल डे टू डे वर्किंग की, तब उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। जब हम कोई भी स्टिमुलाई है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है वो स्टिमुलाई रिमूव कर दे तो हमारा सेल नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है हमारे नॉर्मल सेल में। उसे हम नाम देते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी का। वही इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है, जब इंजरी हमारे किसी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या सेल मेम्ब्रेन में हो रही है, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स का लीकेज हो रहा है, तो क्या है, हमारा सेल रिकवर नहीं कर पाता उस चीज से। इसके मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉजेज जैसे हाइपोक्सिया हो गया, फिजिकल एजेंट हो गया, कोई ट्रॉमा वगैरह, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज या ट्रिगर है, तो ये सारे हमारे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर आते हैं, विच अल्टीमेटली ऑल्सो कॉजेज सेल डेथ। अब कॉजेज ऑफ सेल इंजरी क्या है? सबसे पहला कॉज आपका आता है हाइपोक्सिया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज बिलो फिजियोलॉजिकल लेवल। हाइपोक्सिया क्या है, एक टाइप की कंडीशन है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे टिश्यूज में एक नॉर्मल लेवल से कम। सेकंड हमारा आ गया इम्यून रिएक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया। पहला आपका आ गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो एक्सटर्नल एंटीजेंस के लिए होता है, ऑटो इम्यून डिजीज जो सेल्फ एंटीजेंस के लिए होता है हमारा। फिर कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंड्यूस करते हैं सेल इंजरी, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। फिर कुछ टाइप के केमिकल एजेंट्स हो गए, पॉइजन्स, टॉक्सिन्स, सेल्यूलर एजिंग,
ये सारे इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं हमारे सेल इंजरी के। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या एक्सेसिव न्यूट्रिशन ऑफ द सेल्स। फिर फिजिकल में आ गए आपके मैकेनिकल ट्रॉमा, कोई इंजरी, एक्सीडेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, सडन लोअरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जेनेटिक डिफेक्ट्स में आपके आ गए म्यूटेशन हो गया हमारे किसी जीन के अंदर, एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम नंबर। ये सारे हमारे कॉजेज हैं सेल इंजरी के। हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग और जनरेशन ऑफ एनर्जी के लिए। तो वही यहाँ पे क्या है, हाइपोक्सिया कम हो जाती है। हाइपोक्सिया कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हाइपोक्सिया होती है हमारी रिड्यूस ब्लड फ्लो की कमी की वजह से, जिसे हम नाम देते हैं हिस्चीमिया का। दूसरी अदर कंडीशंस हमारी हो गई जैसे एनीमिया, पॉइजनिंग है या कार्डियक इनसफिशिएंसी है। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं हमारे सेल इंजरी के। अब मैकेनिज्म क्या रहता है हमारा सेल इंजरी का। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल में सबसे पहले जैसे मैंने बताया है टिश्यू इस्चीमिया, यानी कि रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स। उसकी वजह से क्या डेवलप हुआ, टिश्यू हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई हमारे टिश्यूज में, जिसकी वजह से क्या है डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। रिवर्सिबल सेल इंजरी में बी करेक्टेड। अब यहाँ पे जो इंजरी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से। यहाँ हम ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे सेल को तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगा, इसलिए हम इसे नाम देते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी का। दूसरी तरफ बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जब हिस्टीमिया या हाइपोक्सिया क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, एक ओवर लिमिट हो रही है उस चीज की, तब यहाँ पे होती है हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब इट में भी करेक्टराइज ड्यू टू इंजरी टू लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स जो होते हैं हमारे, फिर इंजरी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंजरी टू माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो सारी एनर्जी ड्राइव कर रहा है हमारे अदर सेलुलर फंक्शंस के लिए, उसमें कोई इंजरी हो रही है। तो ये सारे हमारे कॉजेज हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के, विच अल्टीमेटली कॉजेज सेल डेथ। अब सेल डेथ किस वजह से हो रही है, ड्यू टू एक्सेसिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डैमेज हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स या लीकेज ऑफ इंटरसेल्युलर ऑर्गेनेल्स इनटू एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस, एंट्री ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मैक्रोमोलेक्यूल्स इनटू द डेड सेल। और क्या है, फाइनली डेड सेल इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज masses composed of phospholipids in the form of myelin figures। या तो वो इजीली फेगोसाइटोज्ड हो जाते हैं, इजीली ईटन अप हो जाते हैं, या डिग्रेड हो जाते हैं हमारे फैटी एसिड्स में। सो दीज आर द बेसिक मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी। फिर बात करते हैं फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी की। इसमें क्या रहता है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स केमिकल स्पीशीज हैं जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, वो जब आके हमारे सेल्स में या सेलुलर पार्ट्स में डैमेज करना शुरू कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी। केमिकल मीडिएटेड सेल इंजरी में क्या है, कोई भी टाइप का केमिकल है या तो वो डायरेक्टली आके हमारे सेलुलर पार्ट्स या सेलुलर ऑर्गेनल्स पे अटैक कर रहा है, या कोई एक ऐसा टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्म कर दे रहा है जिसकी वजह से क्या है हमारे सेल में प्रॉब्लम्स या डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। एज मीडिएटेड में आपका आ गया सेलुलर एजिंग, जिसमें क्या है एक्यूमुलेशन होने लगता है हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन पे, जिसकी वजह से क्या है सेल रजिस्ट नहीं कर पाता और इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट और रिस्पॉन्ड टू इंजरी, विच अल्टीमेटली कॉजेस सेलुलर डेथ। फिर कौन कौन से मार्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे सेलुलर इंजरी में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजेनरेशन, रिवर्सिबल सेल इंजरी, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। सबसे पहले बात करते हैं डिजेनरेशन की। तो ये बेसिकली दो टाइप से होता है, जो मैंने बताया था आपको सेलुलर चेंजेस कौन कौन से रहते हैं हमारे। सबसे पहला आपका होता है सेलुलर स्वेलिंग। इसमें क्या होता है, हमारा सेल स्वेल अप हो जाता है। व्हेन इट अफेक्ट द सेल इट इन ऑर्गन इट शोज पेलोर, यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी उसमें। स्वेलिंग की वजह से क्या है उस ऑर्गन का वेट भी बढ़ जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हम ये छोटे छोटे वैक्यूल्स की फॉर्म में इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं।
कि वहां पे सेलुलर स्वेलिंग हुई है। दिस पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोपिक चेंज और वेक्यूलर डिजेनरेशन। It occurs due to inability of cell to maintain ionic and fluid hemostasis. फ्लूइड बैलेंस मेंटेन आउट नहीं कर पाता है हमारा सेल, इसकी वजह से क्या है, सेल के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। सेकंड आपका आता है फैटी चेंजेस। फैटी चेंजेस मोस्टली हमारे देखे जाते हैं फैटी सेल्स और टिश्यूज में, मोस्टली लाइक हेपेटोसाइट्स और मायोकार्डियल सेल्स। इट अकर्स ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोक्सिक एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक इंजरी। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और हाइपोक्सिक कंडीशंस की वजह से ये डेवलप होती है। नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस भी एक टाइप का सेल डेथ है रिजल्टिंग ड्यू टू लॉस लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्टिविटी और बाय लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन लीथली इंजर्ड सेल्स। मतलब क्या है इसका? मतलब सेल डेथ जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है? जब हमारी मेम्ब्रेन क्या है, अपनी एक्टिविटी लूज कर दे रही है, या जो हमारा सेलुलर कंटेंट है वो लीक आउट हो जाता है, which results in degradation action of enzymes on the cells। अब जो हमारा लीक कंटेंट है वो क्या है, इन्फ्लामेशन शुरू कर देता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ डेड सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस, जिसे हम नाम देते हैं एपोप्टोसिस का। जब हम मार्फोलॉजिकल चेंजेस है, एंजाइमेटिक डाइजेशन है, वो बेसिकली दो टाइप से हो रही है। ऑटोलिसिस, इसमें क्या है, डाइजेशन ऑफ सेल बाय एंजाइम्स डिराइव फ्रॉम देयर ओन लाइसोजाइम्स, मतलब लाइसोजाइम से कोई ऐसे एंजाइम्स रिलीज होंगे जो सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। हेट्रोलिसिस में क्या है, जो हमारे एंजाइम्स है वो हमारे ल्यूकोसाइट से डिराइव्ड है, उसे हम नाम देंगे हेट्रोलिसिस। सेकेंडली फिर डिजेनरेशन ऑफ प्रोटीन्स कॉज्ड बाय इंटरसेलुलर एसिडोसिस। जब सेल्स के अंदर क्या है, एसिडिक लेवल ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हमारे प्रोटीन्स क्या है, डीनेचर कर जाते हैं। वो भी एक बेसिक हमारा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है हमारे नेक्रोसिस का। कौन कौन से मार्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं सेल के अंदर? तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनका हम पहला नाम देते हैं काइनोसिस। इसमें क्या है, काइनोसिस में इट रिफर्स टू कंडेंसेशन एंड श्रिंकरेज ऑफ डीएनए। जो हमारे डीएनए है वो कंडेंस और श्रिंक हो जाता है एक सॉलिड मास में। कैरियोहेक्सिस में क्या है, इसमें जो हमारा श्रिंकेज हुआ है, जो कंडेंस फॉर्म है वो क्या है, फ्रेगमेंट होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। कैरियोलिसिस में क्या है, इट रिफर्स टू फेडिंग ऑफ बेसोफिलिया ऑफ क्रोमेटिन ड्यू टू डाइजेशन ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए हमारा कंडेंस हुआ है वो क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है बाय डीएनए, एक्टिवेटेड बाय डिक्रीज पीएच। और न्यूक्लियस अल्टीमेटली क्या है, डिसअपियर हो जाता है 1 से 2 दिन के अंदर। साइटोप्लाज्म में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? इंक्रीज इसिनोफिलिया ड्यू टू लॉस ऑफ आरएनए, डीनेचुरेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। फिर डाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लीडिंग टू वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की। तो इसमें क्या है, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेक्रोटिक सेल है वो हम उसे क्या है, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको जो बेसिकली हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है वो कॉज होता है हमारा हाइपोक्सिया, इस्चीमिया और एक्यूट टॉक्सिसिटीज है। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया इन्फ्रैक्शन, इट इज कॉमनली कॉज्ड बाय थ्रोम्बोसिस ऑफ वेसल्स। वेसल्स के अंदर जब हमारे क्लॉट्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं तब ये होता है, जिसकी वजह से क्या है, अपीयर्स एज अ लोकल एरिया दैट हैज अंडरगॉन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू हिस्चेमिक डिजीज, जिसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ग्रॉसली देखा जाए तो ये येलो एंड व्हाइट कलर होता है एंड हार्ड एंड कंसिस्टेंट। कोएगुलेटिव का मतलब ये कोएगुलेशन, एक हार्ड मास। सी कैसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स। ये क्या है, ये रिजल्ट होता है हमारे न्यूट्रोफिल लाइटिक एंजाइम्स और फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। इसमें क्या है, टिश्यू जो हमारा होता है वो डिग्रेड हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कहाँ से सिक्रीट आउट हो रहे हैं, बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल से।
In the nervous tissue, coagulative necrosis generally continues to liquefaction necrosis as a result of breakdown of complex lipids. ग्रॉसली ये ग्रे और सॉफ्ट इन कलर होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया पायोजेनिक एप्सिसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस. गैंग्रीनस नेक्रोसिस में क्या है, जो नेक्रोटिक टिश्यू है हमारा वो इन्वेड और प्यूरिफाइड हो जाता है हमारे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया से. सी, एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस फिगर. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट नेक्रोसिस की. फैट नेक्रोसिस मोस्टली हमारा होता है फैटी टिश्यूज में, लाइक एडिपोज टिश्यू. इसके अदर फीचर जैसे हमारे यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द कॉज. एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस क्या है, हमारा जो रिजल्ट होता है वो किसी टाइप के एंजाइम्स की वजह से होता है, मोस्टली लाइपेज एंजाइम रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाटिक सेल्स. जब हमारे पेनक्रियाज में नेक्रोसिस या कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें की वजह से क्या है, वहां से एंजाइम रिलीज होता है. वो एंजाइम क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ शुरू कर देता है हमारे सेल्स के अंदर. उसे हम बोलते हैं फैट नेक्रोसिस. तो दो तरीके से होता है, एक तो एंजाइमेटिकली जो मैंने बताया, दूसरा होता है आपका नॉन एंजाइमेटिकली. इसमें क्या है, ये किसी भी टाइप की एक टाइप के ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंजाइमेटिक ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस. अब बात करते हैं केसीएस नेक्रोसिस में. तो इसमें क्या है, नेक्रोटिक टिश्यू हमारे क्रम्बल्ड चीज की फॉर्म में दिखाई देता है, जो किस वजह से होता है, इनकम्प्लीट ल्यूकिफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस. मतलब हमारे नेक्रोटिक सेल्स जो है कम्प्लीटली रिमूव आउट नहीं हुए होते हैं. जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर होते हैं और उसे किल आउट करना शुरू कर देते हैं. फिर क्या है, मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं हमारे नेक्रोटिक टिश्यूज, जो अपना क्या है एक नॉर्मल सेलुलर स्ट्रक्चर लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या है इजीली उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज केसियस नेक्रोसिस. मोस्टली ग्रॉसली देखा जाए तो ये व्हाइट येलो और चीजी इन एरिया होता है. As you can see in this figure, it clearly depicts microscopically how it can be differentiated. लास्ट हम बात करते हैं फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस की. इसमें क्या है, हमारा डिपोजिशन हो जाता है फाइब्रिन लाइक मटेरियल का सेल्स के अंदर. मोस्टली हमारा ये होता है कोलेजन और स्मूथ मसल सेल्स इन ब्लड वेसल्स आर स्पेशली इन्वॉल्व्ड. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इट अकर्स इन आर्ट्रियोल्स इन द हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, टिश्यू इंजरी. ये सारे हमारे क्या हैं फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर आते हैं, जो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फाइब्रिन लाइक मटेरियल को माइक्रोस्कोपिकली देखें. सी दिस पिंक एरिया रिप्रेजेंट द फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस. अब बात करते हैं टिश्यू गैंग्रीन की, कि व्हाट एक्चुअली टिश्यू गैंग्रीन इज. तो गैंग्रीन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस जनरली कोएगुलेटिव. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हमने जो पीछे अभी पढ़ा, ये उसी का एक टाइप का एक टिश्यू डेथ है, सेल डेथ है, रिजल्टिंग फ्रॉम हिस्चीमिया, सेल इंजरी. इट इज characterized by putrefaction, that is for example gangrene of limbs, bowels etc. तीन टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई गैंग्रीन की. तो ये जो टाइप का गैंग्रीन है वो बेसिकली स्टार्टअप होता है हमारे डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब ड्यू टू हिस्चीमिया. ड्राई गैंग्रीन इन टोज, फीट ऑफ एन ओल्ड पेशेंट, जिसमें क्या है ब्लैक मास होना, ब्लैक मास या ब्लैक बॉडी फॉर्म हो जाती है हमारे पेशेंट के लिम्स और लोअर पार्ट पे. फॉर एग्जाम्पल ड्राई गैंग्रीन इन टोज एंड फीट ऑफ एन ओल्ड पेशेंट ड्यू टू एथिक्लोस्क्लेरोसिस. और अदर कॉजेज हो गए आपके जैसे कि ब्यूगर्स डिजीज, रेनॉल्ड्स डिजीज, ट्रॉमा और आर्गेट पॉइजनिंग. पैथोलॉजिकल चेंजेस में अगर देखें तो एक क्या है, ब्लैक टाइप का एक मास फॉर्म हो जाता है हमारा ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम breakdown of RBCs which act upon the hydrogen disulfide produced by bacteria.
and it results in formation of black iron sulfide. अगर हम इसी इजीली सेपरेट आउट नहीं करें विद द हेल्प ऑफ सर्जरी तो ये क्या है, इट इवेंचुअली सेपरेट एट द लाइन ऑफ सेपरेशन, जिसे हम नाम देते हैं डिमार्केशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट गैंग्रीन की. तो ये मोस्टली अगर होता है हमारे पेशेंट के मॉइस्ट टिश्यूज और ऑर्गन लाइक लंग, सर्विक्स, बॉल, वल्वा, माउथ एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक फुट हो गया, बेड सोर्स. पैथोलॉजिकल चेंजेस में माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो सॉफ्ट एंड लार्ज टिश्यूज हमारे देते हैं सॉफ्ट टिश्यूज ड्यू टू स्वेलिंग, डिकेड, रॉटन और डार्क लाइक मटेरियल. नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस गैंग्रीन की. तो इट इज मोस्टली कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया which bear the characteristic property of formation of gas. Clostridia enters the tissue through open contaminated wounds. ओपन वुंड्स के थ्रू ये हमारे बॉडी में एंटर आउट करता है. फिर इजीली ये माइग्रेट कर जाता है हमारे कोलोन में, जहाँ पे ये लिबरेट करने लगता है अपने हार्मफुल टॉक्सिन्स, कॉजिंग लोकल इडीमा एंड नेक्रोसिस इन द अफेक्टेड एरिया. See, this is an example of dry gangrene. हमारे आउटकम्स क्या क्या रहते हैं नेक्रोसिस के. तो सबसे हम पहले बात करेंगे कैल्सिफिकेशन में. कैल्सिफिकेशन में क्या है, जो हमारे डेड टिश्यूज में क्या है, कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, विच रिप्रेजेंट द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड ट्रेस एलिमेंट्स. ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन टिश्यूज यूजुअली एसोसिएटेड विथ कैल्सिफिकेशन. एनकैप्सुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस कैप्सूल अराउंड द नेक्रोटिक टिश्यू. सिस्ट फॉर्मेशन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी अराउंड विद अ थिन कैप्सूल which is filled with serous fluid. फिर नेक्स्ट आपका आता है अल्सरेशन ऑफ एपिथेलियल सरफेसेस, जिसमें क्या है, एपिथेलियम में हमारे अल्सरेशन शुरू हो जाती है. लास्ट आपका सपोर्टिव और सुपरेटिव प्यूरुलेंस इन्फ्लेमेशन, फॉर्मेशन ऑफ पस ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. अब बात करते हैं एपोप्टोसिस की. एपोप्टोसिस क्या है, एक टाइप का प्रोग्राम सेल डेथ है, जो क्या है नेचुरल हमारा होता है. नेचुरल सेल डेथ है हमारी एपोप्टोसिस. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिंग ऑफ और ड्रॉपिंग ऑफ. इट इज अ फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम सुसाइड प्रोग्राम का नाम भी देते हैं, बिकॉज इट एलिमिनेट्स द सेल विच इज बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड टू इज एक्सटेंट. मोस्टली कॉजेज हमारे क्या रहते हैं, एक तो सेलुलर एजिंग, या सेल का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो चुका हो तब रिमूवल होता है उसका, या अदर टाइप के पैथोलॉजिकल कॉजेज भी होगा, जैसे डैमेज टू आर डीएनए एंड प्रोटीन्स, या अदर काइंड्स ऑफ इन्वेजन. मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हाउ डज इट स्टार्ट्स. सबसे पहले क्या है, इनिशिएटर्स होते हैं हमारे एपोप्टोसिस के कुछ, वो रिलीज होते हैं हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन इंटरसेलुलर से, which ultimately releases the regulators of apoptosis. फिर वो क्या फॉर्म करते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ का एक कास्केड फॉर्म कर लेते हैं. सबसे पहले या तो वो एफ रिसेप्टर एक्टिवेशन करेंगे, या मतलब तो साइट इम्यून सिस्टम्स के थ्रू, या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या थ्रू डीएनए डैमेज विच अल्टीमेटली कॉजेस कैस्पेसिस, या कोई केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया या डीएनए डैमेज करेगा, विच अल्टीमेटली कॉजेस एपोप्टोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, से वो रिमूव आउट कर जाते हैं हमारे बॉडी से. So this is the basic mechanism of apoptosis. Thank you.